अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं हम अपना ये सेकेंड लेक्चर रिलेटेड टू IFRS 16। और इस लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे? इस लेक्चर में हम इंशाअल्लाह लेसी से रिलेटेड जो चेंजेस होती हैं, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि बेसिक्स पढ़ने के बाद आपको लेसी की चेंजेस पढ़नी है, वो पढ़ेंगे। और दो किस्म की चेंजेस होती हैं, या चेंजेस इन एस्टिमेट्स होते हैं, जैसे आपका एस्टिमेट था कि जी आप परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, बाद में आपका एस्टिमेट है कि आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ठीक है। या आपका एस्टिमेट था कि आप लीज टर्म एक्सटेंड करेंगे, अब एस्टिमेट है कि नहीं करेंगे। चेंजेस इन एस्टिमेट होते हैं। या दूसरा जो टाइप होता है वो होता है मॉडिफिकेशन ऑफ लीज, यानी कि लीज एग्रीमेंट के अंदर, तहरीरी एग्रीमेंट के अंदर उसकी टर्म्स का चेंज। ये कोई एस्टिमेट का चेंज नहीं है, ये प्रॉपर लीज एग्रीमेंट के अंदर उसकी टर्म्स का चेंज, ठीक। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस लेक्चर हम एग्जाम्पल्स 4, 5, 6 एंड 7 देख रहे होंगे, जो कि आपके नोट्स पे पेज 31 एंड 32 पर लिखी हुई हैं। तो मेरी आपसे इल्तमास है कि आप सब लोग अपने नोट्स खोल लीजिए, पेज 31 और 32 अपने सामने रख लीजिए, और एग्जाम्पल 4, 5, 6 एंड 7 जब जब मैं सॉल्व करूं, जब जब मैं कहूं कि इनको पढ़िए, तो आप फौरी तौर पर उनको रीड कीजिए, ठीक है जी। सब लोग अपने सामने पेज 31 एंड 32 ऑफ द नोट्स खोल कर रखेंगे, एग्जाम्पल 4, 5, 6, 7 खोल कर रखेंगे सामने। और साथ ही साथ हम विंटर 17 का क्वेश्चन 6A पार्ट 2 ये भी इंशाल्लाह इस क्लास में सॉल्व करेंगे, तो ये भी अपने सामने खोल लीजिए। ये भी अपने सामने जो आपको मैंने एग्ज़ाम क्वेश्चंस दिए हुए हैं डाउनलोडेड, आप वहाँ पर खोल लीजिए। विंटर 17 की अटैम्प्ट खोल लीजिए, उसका क्वेश्चन 6 खोल लीजिए अपने सामने, कि जब मैं उसको सॉल्व करवाने जाऊँ तो आप आराम से वहाँ से पढ़कर सॉल्व कर सकें, ठीक है जी। तो आइए इंशाल्लाह इब्तदा करते हैं अपने इस लेक्चर की। अब थोड़ी सी मुश्किल चीज़ें, पहले मैं आपको वो मुश्किल चीज़ें पढ़ाऊँगा लेसी की पर्सपेक्टिव से, और लेसी की अकाउंटिंग बताऊँगा। इनको मैं कहता हूँ, स्टैंडर्ड नहीं कहता, मैं कहता हूँ चेंजेस, ठीक है। लेसी की साइड पे क्या क्या चेंजेस हो सकती हैं? चेंजेस याद रखिए हमेशा दो किस्मों की होती हैं, ठीक है। थोड़ा सा अपना जहन प्लीज़ कुशादा करें, और ये मुश्किल चीज़ें अब हमने पढ़नी है, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी अटेंटिव प्लीज़, ठीक है। पहली जो चीज़ है जो चेंज हो सकती है वो है चेंज इन एस्टिमेट। चेंज इन एस्टिमेट, व्हेन यू रिकॉर्ड एन ROU asset and simultaneously a lease liability, you make many estimates, ठीक है। इस इन एस्टिमेट्स के चेंजेस मेरे नज़दीक, ये स्टैंडर्ड ने ये दो कैटेगराइजेशन नहीं की, याद रखिएगा, स्टैंडर्ड ने ये दो कैटेगराइजेशंस नहीं की। ऑल्दो इन दोनों की अकाउंटिंग में फ़र्क है, बट उसने वो ये दो कैटेगराइजेशंस नहीं की। मेरे नज़दीक दो कैटेगरीज हैं, एक रूटीन चेंजेस इन एस्टिमेट है, एक नॉन रूटीन चेंजेस इन एस्टिमेट। रूटीन चेंजेस इन एस्टिमेट से मुराद क्या? ऐसे चेंजेस या ऐसे एस्टिमेट्स जो नॉर्मल बार बार हर साल तकरीबन चेंज हो सकते हैं, ठीक है। और नॉन रूटीन चेंजेस इन एस्टिमेट्स से मुराद जो कभी कभार चेंज होते हैं, ठीक है। हाँ, नॉन रिकरिंग, या कह लें कि आप कभी कभार वो जो हैं वो एस्टिमेट्स चेंज होते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपके जहनों में आ गया, चेंज इन एस्टिमेट का। ओके, स्टैंडर्ड के मुताबिक ये जो रूटीन चेंज इन एस्टिमेट है, इसकी दो एग्जांपल स्टैंडर्ड देता है। एक कहता है रेजिडुअल वैल्यू गारंटी का चेंज, ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू गारंटी की अमाउंट का चेंज, ठीक है। ये स्टैंडर्ड के नज़दीक एक
रूटीन चेंज है, ठीक है, ये हो सकता है, आम आम रूटीन में होता रहता है ऐसा चेंज। और दूसरा वेरिएबल लीज पेमेंट्स का चेंज। अब वेरिएबल लीज पेमेंट्स ज़ाहिर है हर साल चेंज होंगी, जो वेरिएबल लीज पेमेंट्स हैं और लिंक्ड टू इंडेक्स, लीज पेमेंट्स लिंक्ड टू इंडेक्स पढ़ाई है ना मैंने अभी आपको पिछले स्लाइड पे, क्या होती हैं। जाहिर है आपको नहीं पता इस साल इन्फ्लेशन क्या होगी, ठीक है, तो वो जाहिर है हर साल चेंज होता रहेगा एस्टीमेट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कहता है ये रूटीन चेंजेस है। नॉन रूटीन चेंजेस की एग्जांपल्स जो है वो स्टैंडर्ड दो देता है। एक ये कि परचेज ऑप्शन असेसमेंट का चेंज। लीज के अंदर परचेज ऑप्शन मौजूद है, पहले आप समझते थे मैं इसको नहीं खरीदूंगा एट द एंड ऑफ द लाइफ, अब आप समझते हैं मैं खरीदूंगा, या वाइस वर्सा, ठीक है। ये परचेज ऑप्शन असेसमेंट का चेंज कहलाएगा, ठीक है। दूसरा जो चेंज है वो है लीज टर्म का चेंज, ठीक है, लीज टर्म का चेंज। फॉर एग्जाम्पल आप चाहें तो एसेट 5 साल तक रखें, आप चाहें तो 10 साल तक रखें। पहले आप समझते थे मैं 5 साल तक रखूंगा, अब आप समझते हैं मैं 10 साल तक रखूंगा। इनमें से हर चेंज के लिए हम एक प्रॉपर एग्जाम्पल करेंगे और समझेंगे कि इस चेंज इन एस्टिमेट की अकाउंटिंग कैसे होती है। याद रखिएगा तमाम रूटीन चेंजेस इन एस्टिमेट्स की अकाउंटिंग एक तरह से होती है और तमाम रूटीन नॉन रूटीन चेंजेस इन एस्टिमेट्स की अकाउंटिंग एक तरह से होती है, ठीक है। इन दोनों की अलग अलग अकाउंटिंग है। यहां तक क्लियर है जी? अच्छा जी, दूसरा जो टाइप ऑफ चेंज है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ लीज टर्म्स। सबसे पहले तो कोई बंदा मुझे ये बताए कि चेंज इन एस्टीमेट और मॉडिफिकेशन ऑफ लीज टर्म्स में क्या फर्क है आपके ख्याल में। गौर से सुनिएगा मेरी सारी बात, गौर से सुनिएगा। मॉडिफिकेशन ऑफ लीज टर्म्स का मतलब है लीज का जो एग्रीमेंट है ये लिखा हुआ, ये तहरीरी एग्रीमेंट लिखा हुआ है, इसके अंदर कोई चेंज हो रही है, इसको बदला जा रहा है, ऑब्वियसली दोनों पार्टीज के कंसेंट से इसको बदला जाता होगा। तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीज टर्म्स को चेंज इन एग्रीमेंट भी कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक, आफाक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एब्सोल्युटली। अच्छा जी, चेंज इन एस्टीमेट क्या है? चेंज इन एस्टीमेट ये है कि लीज एग्रीमेंट के अंदर कोई चेंज नहीं हुई, लीज एग्रीमेंट के अंदर कोई चेंज नहीं है, ठीक है। उस लीज एग्रीमेंट की बेसिस पे मैंने जो कुछ एस्टीमेट्स बनाए थे उनमें चेंज आ गई है। फॉर एग्जांपल लीज एग्रीमेंट में लिखा हुआ था आप चाहो तो आप एसेट खरीद लो, इधर देखें, चाहो तो खरीद लो। मैं पहले समझता था यार मैं नहीं खरीदूंगा, अब समझता हूं मैं खरीदूंगा। इट्स अ चेंज इन एस्टीमेट। लीज एग्रीमेंट में लिखा था चाहो तो 5 साल रखो एसेट, चाहो तो 10 साल रखो। पहले आप समझते थे मैं 5 साल रखूंगा, अब समझते हो मैं 10 साल रखूंगा। अगेन इट्स अ चेंज इन एस्टीमेट। लीज एग्रीमेंट में कोई चेंज नहीं है, ये बात क्लियर है 100% सबको। सवाल देखते साथ पहचान सकते हैं कि इज इट अ चेंज इन एस्टीमेट और इज इट अ मॉडिफिकेशन ऑफ लीज टर्म। वेरी गुड, ये भी टेस्ट करूंगा मैं क्योंकि अभी मैंने एग्जांपल्स करानी है आपको काफी सारी। ठीक है जी, गुड। अब आगे बढ़ते हैं। जो मॉडिफिकेशन ऑफ लीज है वो भी दो किस्म की हो सकती है, ठीक है। एक है इंक्रीज इन स्कोप, इंक्रीज इन स्कोप। दूसरा है डिक्रीज इन स्कोप। ये बड़ा ही कीमती सफ़ा है जो मैं अभी भर रहा हूं आप लोगों के लिए। ये ऐसा कोई सफ़ा किसी किताब में, किसी इवन स्टैंडर्ड में भी नहीं भरा हुआ इस किस्म की समरी, राइट। ये जो इंक्रीज इन स्कोप है ये मजीद दो किस्म का हो सकता है। एक है ऐसा इंक्रीज जिसके नतीजे में एक नई लीज शुरू हो जाती है, अ न्यू लीज। और दूसरा है ऐसा इंक्रीज जो सेम लीज के अंदर इंक्रीज इन स्कोप है। बताऊंगा अभी, डोंट वरी। कब क्या होता है थोड़ी देर में पता चल जाएगा, पहले हम जरा फ्लो चार्ट ड्रॉ कर लें अपना। जो डिक्रीज इन स्कोप है उसमें याद रखें सेम, हमेशा सेम लीज ही रहती है, उसमें न्यू लीज नहीं होती, उसमें सेम लीज ही रहती है, उसके दो हिस्से नहीं है। अच्छा जी, अब ये जो सेम लीज वाला इंक्रीज इन स्कोप है इसके अगेन दो
टाइप्स हो सकते हैं। एक है इंक्रीज इन स्कोप कैसे हो रहा है, लीज टर्म बढ़ गई है। अच्छा जी, कैसे लीज टर्म बढ़ गई है? पहले एग्रीमेंट में लिखा हुआ था जी बिल्डिंग इनको दी है हमने 10 साल के लिए, अब लिखा हुआ है जी बिल्डिंग इनको दी है 15 साल के लिए। हो गया ना इंक्रीज इन स्कोप? बोले हाँ या ना? बोले हैं एब्सोल्युटली। अच्छा, सिमिलरली दूसरा तरीका जो हो सकता है वो हो सकता है एसेट बढ़ा के। अच्छा, एसेट बढ़ा के कैसे इंक्रीज इन स्कोप हो सकता है? पहले हमने 2 फ्लोर दिए हुए थे लीज पे, अब हमने 3 फ्लोर ले लिए लीज पे, वही 10 साल के लिए। हमने पहले 2 फ्लोर लिए हुए थे, अब 3 फ्लोर ले लिए, वही 10 साल के अरसे के लिए। तो हो गया ना इंक्रीज इन स्कोप। अच्छा, जो डिक्रीज इन स्कोप है वो भी 2 तरह से हो सकता है, सेम यही 2 तरह से। या तो लीज टर्म में डिक्रीज होगा या एसेट में डिक्रीज होगा। कैसे? 10 साल के लिए बिल्डिंग ली हुई थी, चेंज करके 8 साल कर दिया। 3 फ्लोर लिए हुए थे, चेंज करके 2 फ्लोर कर दिए। हाँ या ना? बात समझ आ गई? सो इनमें से हर एक हमें पहचानना आना चाहिए। ये हर जो अल्टीमेट आउटकम है हमें सवाल देख के समझ आनी चाहिए। अच्छा जी, ये नॉन रूटीन चेंज इन स्कोप है, सॉरी चेंज इन एस्टिमेट है, ये रूटीन चेंज इन एस्टिमेट है, ये ऐसा इंक्रीज इन स्कोप है जो न्यू लीज बनती है, ये ऐसा इंक्रीज इन स्कोप है जो सेम लीज है, ये ऐसा डिक्रीज इन स्कोप है जो से लीज टर्म के थ्रू डिक्रीज हो रहा है, और ये ऐसा डिक्रीज इन स्कोप है जो एसिड के थ्रू डिक्रीज हो रहा है। तो गर्ज ये है कि हमें 1 2 3 4 5 कम से कम 5 इकसाम के सवाल तो करने ही करने हैं टू आइडेंटिफाई कि इन सब की अकाउंटिंग कैसे होती है। इज दिस क्लियर जी? ये क्वेश्चन है जी, ये जोबिया का, कि प्लीज एक्सप्लेन कि आरबीजी का चेंज रूटीन कैसे है। ये मैंने नहीं कहा कि जी रूटीन है, स्टैंडर्ड ने उसकी अकाउंटिंग बताई है रूटीन वाली। ठीक है, जो स्टैंडर्ड सेटर्स होते हैं ऑब्वियसली उनके पास एक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है बहुत सी मार्केट्स की और बेशुमार लीज कॉन्ट्रैक्ट्स की, कि लीज कॉन्ट्रैक्ट्स में आम तौर पे जो असेसमेंट चेंज होती रहती है वो किस चीज़ की असेसमेंट बदलती है। क्या वो रेजिडुअल वैल्यू की असेसमेंट बदलती है, वेरिएबल लीज पेमेंट्स की असेसमेंट बदलती है। ठीक है, मैंने इसके ऊपर कोई ज़ाती रिसर्च नहीं की हुई कि मैंने कोई 10,000 लीजेस को स्टडी किया हो और देखा हो कि किन में नॉर्मली असेसमेंट बदलती है, चेंज इन एस्टीमेट किन चीज़ों में आता है। ठीक है, स्टैंडर्ड सेटर्स ने इसको इस तरह से देखा है। ठीक है जी, आपके जो भी मज़ीद सवालात हैं ना उनके जवाब आपको थोड़ी देर में मिल जाएंगे। चलिए रखें, हमने जब इसके एग्जांपल्स करनी शुरू करेंगे ना, और वो स्टैंडर्ड की अपनी एग्जांपल्स हैं सारी, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी अच्छा यार ये इसकी बात हो रही है। ठीक है, और मैं बार बार इस शीट को रेफर बैक करता रहूँगा, इस स्लाइड को रेफर बैक करता रहूँगा। जल्दी से आए एग्जाम्पल 4 पे। एग्जाम्पल 4 देखें जी, जल्दी से सब देख रहे हैं? देख लिए सबने या नहीं? गुड, मैं पढ़ रहा हूँ जल्दी से। एग्जाम्पल 4 कहता है एबीसी लिमिटेड ऑब्टेन्ड अ बिल्डिंग ऑन अ 5 year with an option to extend for 2 years. Lease payments are rupees 50,000 per year during the initial term and rupees 55,000 per year during the optional period. ठीक है, बात समझ आई? ये जो लोग मेरे से पूछ रहे हैं जी कि वो अगर शुरू में लेसर और लेसी के दरमियान कुछ एग्री नहीं हुआ तो एग्रीमेंट कैसे हो गया, ये समझ आई है कुछ? वो कहते हैं 5 साल इनिशियल रखो और चाहो तो आप 2 साल और भी रख लो, 7 साल भी रख सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, जितनी भी लीज पेमेंट्स हैं वो कब पेबल हैं? ऑल पेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, तो ये भी पहली दफा हम देख रहे हैं कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर के ऊपर अगर लीज पेमेंट्स पेबल हों तो क्या होता है। ठीक है,
कहता है टू ऑब्टेन द लीज, और ये वाला जो पूरा पैराग्राफ है ना, ये एसेंशियली एक छोटी सी चीज स्टैंडर्ड आपको करवाना चाह रहा है। एसेंशियली इसके अंदर थोड़ी सी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट्स की, क्योंकि स्टैंडर्ड की अपनी एग्जांपल है, तो थोड़ी सी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट्स की भी अंडरस्टैंडिंग है। कहता है टू ऑब्टेन द लीज एबीसी इंकर्स initial direct costs of rupees 20,000, of which rupees 15,000 relate to a payment to a former tenant occupying that floor of the building. किसी को समझ आती है ये क्या होता है? उसने कितनी कॉस्ट इंकर की है इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट्स? इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट उसने इंकर की है 20,000 रुपए। किसी को ये पता है ये जो 15,000 उसने दिया है ये क्या है? ऐसा किसी ने देखा है प्रैक्टिस में होते हुए? जी जी जी, ओल्ड टेनेंट को बिल्कुल पगड़ी टाइप जो, जी बिल्कुल, जो पगड़ी फिनोमिना चलता है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, जो पगड़ी फिनोमिना चलता है वो यही चलता है ना, कि आप एक किराएदार दूसरे किराएदार को निकालने के लिए, एब्सोल्युटली एक किराएदार दूसरे किराएदार नहीं, इंड्यूस्ड कन्वर्जन नहीं है ये सर। हाँ ये गुडविल टाइप है, एब्सोल्युटली गुडविल कहते हैं, पगड़ी कहते हैं, ये मार्केट में इसके ये नाम है। ठीक है, जो पगड़ी फिनोमिना चलता है वो यही होता है कि एक किराएदार जो है वो दूसरे किराएदार को जब वो रिप्लेस करता है तो वो पिछले किराएदार को पेमेंट करता है, और इसमें ओनर का कोई अमल दखल नहीं होता, बस किराएदार ही एक दूसरे को पेमेंट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो गुडविल टाइप या पगड़ी टाइप फिनोमिना है, गुडविल या पगड़ी टाइप फिनोमिना है, ये अगर आप टेनेंट को दे रहे हो, ठीक है, ओल्ड टेनेंट को दे रहे हो आप कोई भी पैसा, तो ये भी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट के जुमरे में आता है। स्टैंडर्ड आपको ये समझाना चाह रहा है, पहली चीज। ठीक है, साथ क्या कहता है? कहता है 5,000 रुपया जो उसने बाकी दिया है वो कमीशन दी है। क्या कमीशन जो 5,000 रुपये दी है ये भी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट के जुमरे में आ सकती है? बोले। बिल्कुल आ सकती है, एब्सोल्युटली। ठीक है जी। अच्छा, मजीद क्या कहता है? मजीद कहता है एज एन इंसेंटिव टू एबीसी फॉर एंटरिंग इनटू द लीज, the lessor agrees to reimburse to ABC the real estate commission of 5,000। तो 5,000 की जो रियल एस्टेट कमीशन है, इसका क्या हुआ है? ये लेसर ने उसको रीइंबर्स कर दिया एबीसी को। उसने कहा यार तुमने ये दिया, मैं तुम्हें वापस करता हूँ, यू हैव एंटर्ड इनटू अ लीज विद मी। ठीक है, साथ उसने क्या कहा है? एंड एबीसी लीज होल्ड इंप्रूवमेंट्स ऑफ रुपीज 7,000। एबीसी ने अपेरेंटली कोई लीज होल्ड इंप्रूवमेंट्स किए हैं। कौन बताएगा लीज होल्ड इंप्रूवमेंट्स क्या है, क्या होती है? लीज होल्ड इंप्रूवमेंट्स क्या होती है? आप सबने कॉलेज देखा हुआ ना, एसबीएम? बताता हूँ, कॉलेज देखा हुआ ना सबने, एसबीएम? वो जो कॉलेज था ना, वो खाली दीवारें थी जब इन्होंने लिया था फ्रॉम द टेनेंट। ठीक है, खाली दीवारें। उन दीवारों के अंदर जितने आपको पंखे नजर आते हैं, जितने आपको फिक्सचर्स नजर आते हैं, जितने आपको बोर्ड वगैरह नजर आते हैं, इवन बहुत सी जगह पे जो सेपरेशंस नजर आती हैं, जो ग्लास वगैरह लगे हुए आपको खूबसूरतियां नजर आती हैं, वो सारी जो हैं वो इन्होंने खुद इंस्टॉल की हुई है। ठीक है, और किराए के प्रीमिसेस पे इंस्टॉल की हुई है, रेंटेड प्रीमिसेस पे इंस्टॉल की हुई है। हाँ या ना? ऐसे ही ऑफिस में भी ऐसे ही होता है, रेंटेड प्रीमिसेस होता है। ठीक है, आप सबकी जो फर्म के ऑफिस हैं वो सारे क्या है? रेंटेड प्रीमिसेस हैं, और फर्म वालों ने ठीक ठाक अपने ऊपर खर्चा करके अपनी रेनोवेशन वगैरह इंप्रूवमेंट्स वगैरह की हुई है। ऐसे ही है ना, राइट? तो ये कहलाता है लीज होल्ड इंप्रूवमेंट। ठीक है, और ये फॉल करता है पीपीई की डेफिनेशन में। ठीक है, अगर आप किराए के प्रेमिसेस पे कुछ इस तरह के फर्नीचर फिक्सचर्स वगैरह लगाते हो, ठीक है, तो ये पीपीई में फॉल करता है और इसको डेप्रिसिएट किया जाता है ऑन इट्स यूजफुल लाइफ। बात समझ आ गई या नहीं? पहले तो बताएं, लीज होल्ड इंप्रूवमेंट समझ आ गई है कॉन्सेप्ट? कोई मुश्किल चीज नहीं है। गुड, वेरी गुड, लीज होल्ड इंप्रूवमेंट समझ आ गया जी आपको। ठीक है, तो कहता है जी उसने क्या किया है? कोई लीज होल्ड इंप्रूवमेंट पे खर्चा किया है। अब स्टैंडर्ड की एग्जांपल है, स्टैंडर्ड की एग्जांपल में नहीं लिखा हुआ इसने लीज होल्ड इंप्रूवमेंट पे कितना खर्चा किया है एबीसी ने। हाउएवर ये जरूर लिखा हुआ है कि 7,000 रुपीज इसने जो भी खर्चा किया है, फर्ज करें उसने से एम ही कह देते हैं 30,000 रुपये खर्च किया,
उस 30,000 रुपए में से लेसर ने कितना रीइंबर्स किया उसको? 7,000 रुपए। ठीक है, तो लेसर ने उसे 2 इंसेंटिव दिए लीज में एंटर होने के। एक तो उसने जो कमीशन दी है वो रीइंबर्स कर दी है, दूसरा जो उसने लीज होल्ड इंप्रूवमेंट्स कराई थी उसमें से 7,000 रुपया रीइंबर्स कर दिया। होप के आपको यहां तक बात क्लियर हो गई है। ठीक है, ओके। कहता है एट दी कमेंसमेंट डेट। अच्छा, यहां पे एक डेट का जिक्र आया जिसको कह रहे हैं कमेंसमेंट डेट। गौर से सुन लें जी जल्दी से सब लोग। लीज में 2 डेट्स रेलेवेंट होती हैं, एक को कहते हैं इंसेप्शन डेट और एक को कहते हैं कमेंसमेंट डेट। ये 2 डेट्स लीज में रेलेवेंट होती हैं। ठीक है, और इसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिकली मेरे नजदीक ज्यादा इंपॉर्टेंट इज अ कमेंसमेंट डेट। इंसेप्शन डेट क्या होती है? इंसेप्शन डेट होती है जिस दिन लीज एग्रीमेंट एग्री हो जाए दोनों पार्टीज के दरमियान, इन अदर वर्ड्स साइन हो जाए दोनों पार्टीज के दरमियान, इसे कहते हैं इंसेप्शन डेट। कमेंसमेंट डेट क्या होती है? वो डेट जिससे ROU एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो जाए, अवेलेबल फॉर लेसी टू यूज। अगर कोई घर है तो जिस दिन से उसकी चाबियां मिल जाएं, कोई गाड़ी है तो जिस दिन से उसकी जिस दिन उसकी कस्टडी और चाबियां वगैरह मिल जाएं, कोई एसेट है तो जिस दिन से एसेट की कस्टडी आपकी हो जाए। अब आप बेशक उसको इस्तेमाल करें ना करें, आप उसको 6 महीने साल इस्तेमाल ना करें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, यहां अगर अवेलेबल फॉर लेसी हो जाए टू यूज तो वो कमेंसमेंट ऑफ लीज कहलाएगी वो डेट। बात समझ आ गई? बोलें। गुड। अब जो कमेंसमेंट डेट है इसके ऊपर क्या असेसमेंट थी? वो कहता है ABC इज नॉट सर्टन टू एक्सरसाइज द ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज एंड द इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट इज 5%। क्या समझ रहा है? कौन सा ऑप्शन है जी? कौन से ऑप्शन की बात हो रही है जो वो कहता है कि इट इज नॉट सर्टन टू एक्सरसाइज? 5 ईयर प्लस 2 ईयर, 7 ईयर तक लीज जा सकती है ना। तो वो शुरू में क्या समझ रहा है? शुरू में उसकी क्या असेसमेंट है कि मैं लीज कितनी करूंगा? 5 ईयर्स। और उस दिन जो आपका IBR है वो क्या है? 5%, है ना। IBR इज 5%। अब यहां पे IRIL का कोई जिक्र नहीं है, इसका मतलब है हम कौन सा रेट यूज करेंगे? IBR, है ना। अगर यहाँ पे हमने जर्नल एंट्री बनानी हो, जरा फौरी तौर पे एक मिनट लगा के जर्नल एंट्री बना के देनी है आपने मुझे। ROU एसेट टू लीज लाइबिलिटी, प्रेजेंट वैल्यू करना है जी और जर्नल बनाना है। क्या जर्नल बनेगा जल्दी से बताएं, क्या प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी? 2,27,000 किसी ने ऑलरेडी बना भी लिया। वाह जबरदस्त। इधर देखें जी सब लोग प्लीज, बोर्ड की तरफ देखेंगे सब लोग प्लीज। 50,000 रुपया, इधर देखेंगे सब बोर्ड की तरफ। लिखेगा भी कोई नहीं प्लीज, ठीक है, क्योंकि मैं पहले एक चीज लिखूंगा फिर उसको काटूंगा फिर उसको ठीक करूंगा। 50,000 रुपया सालाना रेंटल है और 5 साल तक वो रेंटल मिलना है या पे करना है हमने। नॉर्मल तरीके में हम इसकी यूं PV बनाते हैं, हाँ या ना, है ना। हाउएवर ये तब ऐसे बनाई जाती है जब एंड ऑफ ईयर 1 से लेके एंड ऑफ ईयर 5 तक पेमेंट्स करनी हो। यहां पे यूं नहीं है, यहां पे क्या है कौन बताएगा मुझे? स्टार्ट ऑफ ईयर 1 से लेके एब्सोल्युटली स्टार्ट ऑफ ईयर 5 तक पेमेंट करनी है। जिसका एक मतलब यह भी बनता है कि ये स्टार्ट ऑफ ईयर 1 से लेके एंड ऑफ ईयर 4 तक पेमेंट करनी है। हाँ या ना, क्या ऐसा ऐसा कह सकते हैं, है ना।
ये जो कॉन्सेप्ट है ना एंड ऑफ ईयर, इसको कहते हैं एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू, एन्युटी का फॉर्मूला है ना, इसको कहते हैं एन्युटी ड्यू, अ बिट ऑफ बीएफडी एक्चुअली। एंड इसको कहते हैं एन्युटी इन एडवांस। एन्युटी इन एडवांस का फॉर्मूला जो मॉडल किया जाता है वो इस कॉन्सेप्ट की बेसिस पे किया जाता है जो मैंने नीचे लिखा है। क्या फॉर्मूला लगाया जाता है? ये फॉर्मूला लगाया जाता है। 1 प्लस 1 माइनस 1.05 रेज टू पावर -4 ओवर 0.05। 0.5 से ही कर दूं दोनों जगह। ठीक है, फॉर्मूले की क्रक्स बहुत सादा है, बहुत सिंपल है। जो स्टार्ट ऑफ ईयर 1 की पेमेंट है वो तो नाउ है, टुडे है, उसको पीवी करने की जरूरत नहीं है। ये जो 1 है ये उसी को रिप्रेजेंट करता है, वी डोंट पीवी इट। जो बाकी पेमेंट्स हैं ईयर 1 के एंड से लेके ईयर 4 तक, वो रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल 4 साल की एन्युटी को। और ये देख लें ये क्या है, ये फॉर्मूला क्या है, ये सिंपल 4 साल की एन्युटी का फॉर्मूला है ना, ऐसे ही है। तो 5 सालों की अगर एन्युटी इन एडवांस होगी तो उस पर ये फॉर्मूला लगेगा पीवी करने के लिए। अब जल्दी से मुझे बता दें पीवी क्या बनती है। 227 ही बनती है या क्या? अच्छा बेहतरीन, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, अच्छा आ गए, एक्सीलेंट, 227। ठीक है जी, साथ एक में एक एंट्री और कर लेते हैं, ROU एसेट टू बैंक, जो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इंकर नहीं हुई है ना 20,000 की। साथ एक एंट्री और कर लेते हैं बैंक डेबिट, ROU एसेट क्रेडिट, PP क्रेडिट 12,000, 5,000, 7,000। मुझे बताए जी कोई कि ये मैंने क्या किया, ये क्या एंट्री की है मैंने, जल्दी से। जो लेसर ने मुझे इंसेंटिव मिला है, दिया है, उसकी एंट्री की है एब्सोल्युटली। जो उसने मुझे इंसेंटिव दिया है ना आईडीसी के अगेंस्ट, जो उसने मुझे इंसेंटिव दिया है आईडीसी के अगेंस्ट, ये बताया अभी पिछली सफ़े पे, वो मैंने ROU एसेट में से क्रेडिट कर दिया। और जो मुझे उसने इंसेंटिव दिया है लीज होल्ड इंप्रूवमेंट के अगेंस्ट, वो मैंने उसको यहाँ क्रेडिट कर दिया। देख रहे हैं? क्लियर है, आसान है यहाँ तक। आगे चलें या नहीं? जी, एसेट बिलोंग्स टू अस, एक्चुअली अब्दुल्ला इसकी जो अकाउंटिंग है ना वो IAS 16 में नहीं बताई हुई। ठीक है, सो यू कुड डू ईदर ऑफ द टू, यू कुड क्रेडिट PP, यू कुड ऑल्सो क्रेडिट इनकम। ठीक है, सो इसकी अकाउंटिंग नहीं बताई हुई IAS 16 में। आगे चलें जी या नहीं? आगे चलते हैं। अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं कि लिखा हुआ क्या है। कहता है लीज के दूसरे साल में, इन द सेकेंड ईयर ऑफ द लीज, ABC एक्वायर्स एंटिटी A फॉलोइंग द एक्विजिशन ऑफ एंटिटी A। उसने कोई सब्सिडरी खरीद ली है जी, उर्दू में अगर बोलूं तो। कहता है फॉलोइंग द एक्विजिशन ऑफ एंटिटी A, यानी कि सब्सिडरी खरीदने के बाद, ABC नाउ नीड्स 2 फ्लोर्स इन अ बिल्डिंग फॉर द इंक्रीज्ड वर्कफोर्स। सब्सिडरी के एम्प्लॉय आ गए हैं तो उसको ज्यादा जगह चाहिए एम्प्लॉयज को बिठाने के लिए। Consequently, at the end of year 2, यानी कि दूसरे साल के एंड पे, ABC is now reasonably certain to exercise the option to extend। अब वो समझता है कि वो एक्सरसाइज कर देगा ऑप्शन, कब? दूसरे साल के एंड पे। एंड ऑफ ईयर 2 वो क्या समझता है? एक्सटेंड करेगा। पहले वो क्या समझता था शुरू में? ये कि वो एक्सटेंड नहीं करेगा, है ना, ऐसे ही है। जल्दी से मुझे बताएं, कहता है उस वक्त एंड ऑफ ईयर 2 पे 6% इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट था,
यानी कि जब उसने ये सोचा उस वक्त IBR क्या था, 6%। ठीक है जी, मुझे जल्दी से बताएं ये इस वाली स्लाइड पे कहां फॉल करता है, ये इस वाली स्लाइड पे ये कहां फॉल करता है? एब्सोल्युटली ये यहाँ फॉल करता है जी। एक्सरसाइज 4 जो है वो यहाँ की एग्जांपल है, बिल्कुल ठीक। और इसकी अकाउंटिंग क्या होती है? इसकी अकाउंटिंग होती है रिवाइज लाइबिलिटी बेस्ड ऑन न्यू रेट। रिवाइज लाइबिलिटी बेस्ड ऑन न्यू रेट से क्या मुराद है मैं बता देता हूं। देखेंगे जी सब प्लीज यहाँ पे आप सबसे पहले तो लीज लाइबिलिटी मुझे बना के दें, ईयर 2 के एंड पे बनती कितनी है, बना लेते हैं। ईयर 1 2 लीज लाइबिलिटी हमने कितनी रिकॉर्ड की थी? 227। आइए जी बना लेते हैं जल्दी से, एज क्विकली एज पॉसिबल कोई मुझे करके देगा ये। 227, इसमें इधर देखें सब लोग प्लीज, पहले बैंक लेस होगा, यहां देखेंगे सब, पहले बैंक लेस होगा, फिर बैलेंस बनेगा और फिर उस पर इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट एट 5%। क्या वजह है, ऐसा क्यों है, पहले बैंक क्यों लेस हुआ है, कौन बताएगा? जल्दी से बताएं। एडवांस में थी, स्टार्ट पे थी, बिल्कुल इस वजह से पहले बैंक लेस हुआ है जी। बोलें जी 5% कितना बनता है? 9, तो ये 186 बन गया। 186 50 दोबारा लेस हुआ तो 136 7 143। बेहतरीन। तो मेरी लीज लाइबिलिटी जो दूसरे साल के एंड पे लाए करती है वो लाए करती है 143 की। अंडरस्टूड? ये मेरी लाइबिलिटी है। अब जल्दी से मुझे लीज एसेट का बता दें, दूसरे साल के एंड पे मेरा लीज एसेट कितना बनता है? ROU एसेट। ROU एसेट जो मैंने शुरू में बनाया था वो 227 का था, फिर उसमें एक 20 की ऐड की थी और एक 5 की लेस की थी उसमें से ना, एक एंट्री है ना, ये पिछली स्लाइड पे है ना, इन +20 -5। तो ये कितने का बनता है जी ROU एसेट? 247 और 242 का, है ना। 242 का ROU एसेट जो है वो कितने सालों पे डेप्रिसिएट होगा, कौन बताएगा मुझे? कितने सालों पे डेप्रिसिएट होगा ये? 5 ईयर्स पे, क्योंकि 5 ईयर्स ही यूजफुल लाइफ वो है, लीज टर्म है, सॉरी। 5 ईयर्स पे डेप्रिसिएट होगा और 2 सालों के लिए डेप्रिसिएट करना होगा ना हमने बीच में जी। कितनी डेप्रिसिएशन बनती है? 96। तो ये बनता है 146 का, बिल्कुल ठीक। तो मेरा ROU एसेट बनता है 146 का, मेरी लीज लाइबिलिटी बनती है 143 की 2 साल के बाद। एनी क्वेश्चंस? ओए होए 242। ठीक है, आसान है। यहां तक आसान है या नहीं? अब मैंने चेंज इन एस्टिमेट की अकाउंटिंग करनी है जी। अच्छा, चेंज इन एस्टिमेट की क्या अकाउंटिंग है? बड़ी सादी है। मैंने कहा है लीज लाइबिलिटी को, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, अंग्रेजी क्या लिखी है, ये रिवाइज लाइबिलिटी बेस्ड ऑन न्यू रेट। अच्छा जी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप न्यू लाइबिलिटी की वैल्यू बनाएं। ठीक है, रिवाइज्ड लाइबिलिटी की वैल्यू बनाएं। रिवाइज लाइबिलिटी कितनी बनेगी, बना लेते हैं। रिवाइज लाइबिलिटी में हमने 50,000 रुपया देना है अगले कितने सालों तक, जल्दी से बताएं, कितने सालों तक देना है? 3 सालों तक। और उसके बाद हमने 55,000 रुपया देना है कितने सालों तक? 2 सालों तक। तो हम 50,000 रुपये की कैलकुलेशन कर लेते हैं। 50 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 1.5
06 रिवाइज लाइबिलिटी ऑन न्यू रेट क्या है 6% रेज टू पावर -2 ओवर 0.06 ये 3 साल बन गए अगले जमा उसके बाद मैंने पेमेंट करनी है 55 जमा 55 दो ही पेमेंट्स हैं तो मुझे इस पर लंबी चौड़ी कोई साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है ठीक है ये पेमेंट्स कब होनी है ये पेमेंट होनी है ये वाली पेमेंट होनी है 3 साल के बाद है ना और ये वाली पेमेंट होनी है 4 साल के बाद चेक भी कर लेते हैं क्विकली अगर ये 4 साल के बाद हो रही है तो एंड ऑफ ईयर 6 पे हो रही होगी ना और अभी हम एंड ऑफ ईयर 2 पे हैं हाँ तो ठीक है हर साल के स्टार्ट पे पेमेंट होती है क्या ख्याल है ना वैल्यू क्या बनती है लाइबिलिटी की पीवी क्या आती है 231 अच्छा अभी लाइबिलिटी कितनी है 143 143 को 231 बनाना हो तो क्या एंट्री करते हैं कितने कितने से लाइबिलिटी बनाए 86 से सोचें इसको डेबिट कहाँ करेंगे 88 से चलो जी आप लोग खुद ही बदल लेते हो नंबर सोचें इसको डेबिट कहाँ करेंगे स्टैंडर्ड कहता है इसको ROU एसेट में डेबिट करेंगे ठीक है ज़ाहिर लाइबिलिटी इनिशियली भी तो वहीं डेबिट हुई थी ना तो इसको कहाँ डेबिट करेंगे ROU एसेट में अब क्या होगा लाइबिलिटी की वैल्यू बन जाएगी 231 और एसेट की वैल्यू बन जाएगी 146 प्लस 88 कितना बनता है 146 प्लस 88 इज 234 ये मेरा ROU एसेट बन जाएगा अब ये जो 234 का बैलेंस है ख्याल सिर्फ इतना करना है कि इसकी जब डेप्रिसिएशन अब चार्ज करोगे तो वो कितने बाकी सालों पे करोगे 5 इयर्स पे अब 5 इयर्स बाकी हैं स्टिल क्योंकि लीज टर्म का एस्टिमेट बदल गया 7 साल हो गए ना टोटल तो रिमेनिंग 5 इयर्स की लाइफ पे आप इसकी डेप्रिसिएशन करोगे बात समझ आ गई है एग्जाम्पल 4 आपको समझ आ गई है जो नॉन रूटीन चेंज इन एस्टिमेट होता है जो एग्जाम्पल 4 में हमने देखा है उसकी अकाउंटिंग ये होती है कि आप रिवाइज लाइबिलिटी बना लेते हैं बेस्ड ऑन न्यू रेट आपको समझ आ गया किसको कह रहे हैं एग्जाम्पल 5 जरा रीड करें जी सब लोग पढ़ ली सबने एग्जाम्पल 5 गुड वेरी गुड लिखा है एबीसी लिमिटेड ने 10 साल की अब चूंकि आप अंग्रेजी पढ़ चुके हैं तो मैं उर्दू में बोल रहा हूँ 10 साल की लीज पे एक बिल्डिंग प्रॉपर्टी ली ठीक है जिसकी एनुअल लीज पेमेंट्स हैं 50,000 रुपए पेबल एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर ठीक है हर साल के स्टार्ट पे कॉन्ट्रैक्ट ये स्पेसिफाई करता है कि लीज पेमेंट्स जो हैं वो हर 2 साल के बाद बढ़ा दी जाएंगी कैसे बढ़ाई जाएंगी ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीज इन कंज्यूमर प्राइस इंडाइसिस क्या होती हैं मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले IS 29 ठीक है ना इन अदर वर्ड जितनी इन्फ्लेशन होगी उतनी बढ़ा दी जाएगी कहता है जो CPI थी वो 125 थी लीज के शुरू पे और उस वक्त लेसी का IBR था 5% तीसरे साल के स्टार्ट पे यानी कि दूसरे साल के एंड पे जो CPI थी वो 135 हो गई कौन मुझे बताएगा जल्दी से कैलकुलेट करके कि 2 सालों के दौरान कितनी महंगाई हुई है 2 सालों में क्यूमुलेटिव कितनी महंगाई हुई है बताते वेरी गुड जी 8% बिल्कुल बेहतरीन बिल्कुल सही बताया आपने 10 से बड़ा है ये 135 माइनस 125 डिवाइडेड बाय 125 ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जनरल प्राइस इंडेक्स कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ 8% महंगाई हुई है इसका मतलब है कि जो आपका लीज रेंटल है कितना डिसाइड हुआ था शुरू में 1 लाख तो अब वो बढ़ के कितना हो जाएगा 50,000 है 1 लाख है तो नहीं मैंने क्या पढ़ा फिर 50,000 है ठीक कह रहे हो आप सॉरी 50,000 50,000 जो है वो बढ़ के क्या हो जाएगा अब 54,000 हो जाएगा क्या ख्याल है
है ना। आइए जी जरा जल्दी से इसकी एंट्री कर लेते हैं, इधर देखें सब लोग प्लीज। डे 1 पे इसकी एंट्री क्या होगी? ROU एसेट टू लीज लाइबिलिटी, प्रेजेंट वैल्यू पे होती है ऑब्वियसली। प्रेजेंट वैल्यू क्या बनेगी डे 1 पे? बना लेते हैं वेरी क्विकली। 50,000 इंटू 1 माइनस, शुरू में IBR क्या है? डे 1 पे IBR क्या है हमारा? डे 1 पे IBR इज 5%, ठीक है जी। तो 1 माइनस 1.05 रेज टू पावर -9 ओवर 0.05। ये मैंने इसको इस तरह इसलिए तोड़ा है क्योंकि यहाँ पे भी इन एडवांस लिखा हुआ है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर लिखा हुआ है। ठीक है जी, इसका जवाब क्या आता है जल्दी से बताएं? 405,000। ठीक है, तो ये शुरू में आपकी लीज रिकॉर्ड हो गई। ठीक है, और ना कोई IDC है ना कुछ और है, ये लीज रिकॉर्ड हो गई। अब क्या होगा, आप अगर मैं ROU एसेट पूछूं कि 2 साल के बाद कितना बनता है, जल्दी से बताएं ROU एसेट कितना बनता होगा? 405 माइनस डेप्रीसिएशन कितनी बनती है? 10 साल, 10 साल की लीज है ना, तो 10 साल पे डेप्रीसिएट करेंगे आप इसे, 81 बन जाएगी 2 साल की डेप्रीसिएशन। क्या ख्याल है? 81 बन जाएगी 2 साल की डेप्रीसिएशन, है ना। तो ये बन जाएगा 324 मेरा ROU एसेट आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद। और जो मेरी लीज लाइबिलिटी है 1 2 ओपनिंग बैलेंस, मेरी लीज लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस 405। इंटरेस्ट कितना है इस पे? बल्कि इंटरेस्ट नहीं पहले आएगा, पहले क्या आएगा जल्दी से बोलें? पहले बैंक आएगा, है ना। पहले बैंक आएगा, 50 माइनस होगा, फिर बैलेंस बनेगा 355, फिर इस पे इंटरेस्ट लगेगा एट 5%। जी, कितना बनता है? 18, 18 ही बनना चाहिए मेरा ख्याल है, बिल्कुल। 373 क्लोजिंग बैलेंस, फिर 373 बैंक माइनस होगा 50, 323, इस पे बनना चाहिए आइडियली 16, 339। ठीक है, तो 2 साल के बाद आपकी लीज लाइबिलिटी कितनी है? 339। इज दिस एग्रीड? अब मैं इसकी गहराई में नहीं जा रहा जी कि ये एंट्रियां क्या हुई होंगी। फॉर एग्जांपल ये जो ये बैंक है इसकी क्या एंट्री हुई है, पता होना चाहिए हमें पहले से। ये लाइबिलिटी टू बैंक है। ये जो इंटरेस्ट है इसकी क्या एंट्री हुई है? ये इंटरेस्ट एक्सपेंस टू लाइबिलिटी है। पहले IFRS 9 करवाने का मकसद ही ये था कि आपको ये एंट्रियां जो पहले से आती हूँ। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब ये है कि ये चेंज हो गया जी। अच्छा, अब ये कौन सा चेंज है, ये किधर किधर फॉल करेगा? ये आगे कुछ चेंज आया जो इसमें 8% इंक्रीज आ गया, ये इसमें कहाँ फॉल करेगा? ये नंबर 1 में यहाँ फॉल करेगा जी, एक्सरसाइज 5 यहाँ फॉल करती है एब्सोल्युटली। अच्छा, इसकी अकाउंटिंग मैं आपको बता देता हूँ। इसकी अकाउंटिंग है रिवाइज लाइबिलिटी बेस्ड ऑन ओरिजिनल रेट। इसका मतलब है आप लाइबिलिटी तो रिवाइज करोगे, लेकिन क्या चीज चेंज नहीं करोगे? बोले, क्या चीज चेंज नहीं करोगे? रेट चेंज नहीं करोगे। ठीक है, तो फर्ज करें अगर सवाल में लिखा हो कि जी इसका रेट आज 6% हो गया, तो क्या आप रेट चेंज करेंगे? नो, इररेलेवेंट है आपके लिए। लाइबिलिटी आप कैसे रिवाइज करेंगे जी? बना लेते हैं। अब आपकी लाइबिलिटी 50 नहीं 54 हो गई है जी, है ना।
अब 54 के हिसाब से आप कैलकुलेशन करेंगे ना, तो 54 के हिसाब से हमारी कैलकुलेशन कैसे होगी? 54 हमने पे करना है इंटू 1 प्लस 1 माइनस 1.05 ही लेंगे दोबारा से, ठीक है। बेशक मेरा ख्याल है इस सवाल में लिखा हुआ नहीं है कोई डिफरेंट रेट, बेशक अगर कोई डिफरेंट रेट लिखा भी होता तो हम वही लेते, ठीक है। पीछे साल कितने रह गए हैं? पीछे साल 2 गुजर गए हैं, तो 7 रह जाने चाहिए, रेज़ टू पावर -7। पीवी क्या बनती है? 366। तो अगर 366 पीवी है और लाइबिलिटी को यहाँ लेके आना है तो कितनी लाइबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी? 339 से 366 लाना है तो 27। लाइबिलिटी को क्रेडिट करना पड़ेगा हमें कितने से? 27 से। डेबिट कहाँ करेंगे? जल्दी से बता दें सब लोग। आरओयू एसेट, सिंपल। तो मेरा आरओयू एसेट जो है वो अब बढ़ के हो जाएगा 27 प्लस कितना था? 324। 324 प्लस 27 होके हो जाएगा 351 और मेरी लाइबिलिटी हो गई 366। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। अंडरस्टूड जी? आसान है। इसमें क्या आप लोग चेंज इन एस्टिमेट की अकाउंटिंग समझ गए? चेंज इन एस्टिमेट की अकाउंटिंग से वाकिफ हो गए? गुड। अब जो हमने एग्जांपल्स पढ़नी है वो हमने मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग की पढ़नी है, ठीक है ना जी? तो आइए हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 6। क्विकली अगर मैं इसकी इंफॉर्मेशन देखूं तो वो कहता है कि 10 साल की लीज है, 5000 स्क्वायर मीटर ऑफ ऑफिस स्पेस है, एनुअल लीज पेमेंट्स जो हैं वो 100,000 है, पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर। फिर कहता है एबीसीज इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट एट द कमेंसमेंट डेट इज 6%। दूसरे साल के स्टार्ट पे उसने ये किया है कि उसने ओरिजिनल लीज टर्म को एक्सटेंड कर दिया है बाय 4 ईयर्स, ठीक है, और एनुअल लीज पेमेंट्स आर अनचेंज्ड, ठीक है जी। ABC's incremental borrowing rate at the beginning of year 2 is 7% per annum, ठीक है। सो essentially लीज के अंदर लीज टर्म बढ़ा दी गई है, ठीक है, स्कोप बढ़ गया लीज का, ठीक है। तो आप लोगों ने सब ने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है। अगर मैं इधर आ जाऊं यहाँ पे, तो ये लीज टर्म का इंक्रीज है बेसिकली, है ना? लीज टर्म का इंक्रीज है यहाँ बेसिकली, और ये फॉल करता है यहाँ पे सेम लीज में, एग्जाम्पल 6, ठीक है जी। इसकी अब अकाउंटिंग क्या होती है मैं लिख देता हूं, आपको शायद समझ आ ही जाएगी। रिवाइज लाइबिलिटी ऑन न्यू रेट, ठीक है। शायद आपको पढ़ के समझ आई गई होगी कि इससे मुराद मेरी क्या है, रिवाइज लाइबिलिटी ऑन न्यू रेट से मेरी मुराद क्या है, ठीक है जी। सो मैं कोशिश करता हूं इस एग्जांपल 6 को सॉल्व करने की। सबसे पहले आप मुझे बताएं डे 1 पे एंट्री क्या होगी जी? इनिशियली शुरू में तो अभी मॉडिफाई नहीं हुई ना। ROU एसेट टू लीज लाइबिलिटी, हाँ जी, जल्दी से बताएं लीज की मंथली पेमेंट्स, सॉरी एनुअल पेमेंट्स कितनी है? जल्दी से बताएं एनुअल पेमेंट कितनी है, अमाउंट कितनी है? 100,000, बिल्कुल ठीक। बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे है, एंड ऑफ द ईयर पे है? एंड ऑफ ईयर पे है, अच्छा जी। रेट क्या है शुरू में जब लीज स्टार्ट हुई है? 6%, बिल्कुल ठीक है। कितने साल हैं लीज के जब लीज स्टार्ट हुई है? 10 साल, वेरी गुड। तो ये बनता है, बनाए जी, क्या पीवी बनती है? 736। तो एंट्री हो जाएगी ROU एसेट टू लीज लाइबिलिटी 736, ठीक है जी। फिर एक साल के बाद स्टार्ट ऑफ ईयर 2 पे हो गया ना जो भी हुआ है काम, तो आफ्टर 1 ईयर तक हम ROU एसेट चला लेते हैं। ROU एसेट 1 ईयर के बाद कितना रह जाएगा? 736
-74, 10 साल पे डेप्रिसिएट होगा ना, है ना। 1 साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी 662। और अगर मैं लीज लाइबिलिटी का जल्दी से टेबल बना लूं तो मेरी लीज लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस होगा 736, इंटरेस्ट इस पे ऐड होगा एट 6%, बैंक इसमें से लेस होगा 100 और क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा, जल्दी से बताएं, 5 हो जाएगा। इंटरेस्ट कितना ऐड होगा, 650, 44 और ये हो जाएगा 680। बेहतरीन, ये मेरा एसेट है और ये मेरी लाइबिलिटी है, ठीक है ना जी। ये मेरा एसेट आ गया, ये मेरी लाइबिलिटी आ गई। अच्छा जी, अब मैं रिवीजन कर लेता हूँ। रिवीजन कैसे करनी है, रिवाइज लाइबिलिटी बनानी है, रिवाइज लाइबिलिटी रिवाइज रेट के ऊपर। अच्छा जी, लीज पेमेंट्स बदली हैं, मॉडिफाइड लीज में लीज पेमेंट्स कितनी है, कितनी अमाउंट है पर एनम, कोई चेंज नहीं आया, 100 ही है। अच्छा जी, ईयर एंड पे या ईयर स्टार्ट पे है मॉडिफाइड लीज में, ईयर एंड पे है। रेट क्या है जी डेट ऑफ मॉडिफिकेशन पे, 7%। कितने साल कर दिया अब हमने लीज टर्म, लीज टर्म कितने साल कर दिए, 14 ईयर्स, तो पीछे कितने बचे, 13। बेहतरीन बेहतरीन, कितना बनता है जी अमाउंट, जल्दी से बनाएं जल्दी से, 836। तो हमने 680 को बुनियादी तौर पे 836 पे लाना है, क्या एंट्री करेंगे बताएं, लाइबिलिटी कितने से बढ़ा देंगे, 156 से, बिल्कुल ठीक है। और एसेट में 7 एंट्री कर देंगे ऑब्वियसली 156 की, ठीक। आरओयू एसेट भी बढ़ जाएगा, लीज लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी, बात समझ आ गई। लाइबिलिटी की वैल्यू हो जाएगी 836, आरओयू एसेट में 156 ऐड होगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी पता नहीं कितनी, 838 बनता है, नहीं 818, चेक करें, 818, ठीक है। सो 818 हो जाएगा एसेट और लाइबिलिटी हो जाएगी 836। अगले साल नेक्स्ट ईयर जो एसेट को डेप्रिसिएट करना है, या दिस ईयर ही बन जाएगा ना, ये तो दूसरे साल के स्टार्ट पे हो रहा है, इसी साल जो एसेट को डेप्रिसिएट करना है वो करना होगा 818 डिवाइडेड बाय 13 ईयर्स के ऊपर, ऐसे ही है ना, ठीक है। अगले साल, हाँ ये भी जरा मैं चेक कर लूँ आपकी नॉलेज इसमें ठीक है या नहीं। अगले साल जो लाइबिलिटी के साथ करना है, ईयर 2 ओपनिंग बैलेंस लाइबिलिटी का क्या है, 836 है ना। इंटरेस्ट कितने परसेंटेज पे आएगा, 7%, ये बड़ा जरूरी है नॉलेज ये। बैंक 100 और फिर क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। तो इसके बाद से लाइबिलिटी की अकाउंटिंग यूं हो जाएगी। एनी क्वेश्चंस जी, हमने एक और टाइप ऑफ चेंज कर लिया है जी, चेंज ये नॉन रूटीन, ये असद का पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि नॉन रूटीन की, जो नॉन रूटीन चेंज इन अकाउंटिंग की, चेंज इन एस्टिमेट की जो अकाउंटिंग थी, क्या ये बिल्कुल वैसी ही अकाउंटिंग है, जवाब है हाँ, वैसी ही अकाउंटिंग है, ठीक है जी। आगे बढ़ा जाए, एग्जाम्पल 7 की जाने बढ़ा जाए या नहीं, ओके जी। चलिए जी, फिर एग्जाम्पल 7 पढ़ें जल्दी से सब लोग और मुझे बताएं वो क्या है, पढ़ लिए जी। कहता है एबीसी ने 10 साल की लीज की, 5000 मीटर स्पेस ली उसने, लीज रेंटल 50,000 है, हर साल के एंड पे पेबल है, उसका आईबीआर उस वक्त 6% था। एक साल गुजरा ना, दूसरा साल शुरू हुआ, अभी एक साल गुजर गया, दूसरा साल शुरू हो गया। दूसरे साल के स्टार्ट पे ये हुआ कि एबीसी और लेसर ने एग्री कर लिया कि हम अमेंड कर देते हैं ओरिजिनल लीज को, और अब जो है वो
5,000 से 2,500 स्क्वायर मीटर रह गई स्पेस, ठीक है। एनुअल लीज पेमेंट जो है वो वही है 30,000, नहीं वो नहीं है, सॉरी 50,000 से अब 30,000 हो गई है, ठीक है। लेसी का जो बोरिंग रेट है IBR है वो अब 5% रह गया, ठीक है। बात समझ आ गई? तो अगर मैं इस टेबल पे आपको ले जाऊं जल्दी से, ये किस टेबल पे, किधर गया, इस टेबल पे, तो यहाँ पे अगर आप देखें कि ये क्या है तो आप मुझे कहोगे ये फॉल करता है जी डिक्रीज इस वाले में, है ना, ये इस वाले में फॉल करता है, एग्जाम्पल 7, है ना। याद रखें जी इसकी अकाउंटिंग ये होती है कि पहले आप प्रो रेटा रिड्यूस करते हैं, प्रो रेटा रिड्यूस करते हैं, फिर आप बनाते हैं रिवाइज लाइबिलिटी और न्यू रेट। इसकी 2 स्टेप अकाउंटिंग होती है। ये प्रो रेटा रिड्यूस करने से क्या मुराद है और ये दूसरी चीज से क्या मुराद है, ये अभी थोड़ी देर में हमें समझ आ जाएगी। ठीक है जी, आइए जरा, ओ सॉरी ये 7 वाला है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यार, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये वाला है, ये एक्चुअली ये वाला है, बिल्कुल ठीक है, ये एग्जाम्पल 7 है, ठीक है। अच्छा जी, आइए जी हम ज़रा कोशिश करते हैं कि ये सॉल्व कर लें ये सवाल हम। डे 1 पे जल्दी से ज़रा हम देखते हैं जी, डे 1 के ऊपर इसकी अकाउंटिंग क्या होगी। ROU एसेट टू लाइबिलिटी, लीज लाइबिलिटी, हाँ जी प्रेजेंट वैल्यू करना है हमने, कितनी है, क्या है जी इसकी लीज पेमेंट डे 1 पे, जल्दी से बोलें। 50,000 स्टार्ट ऑफ ईयर पे है या एंड ऑफ ईयर पे है, एंड ऑफ ईयर पे है। क्या रेट है शुरू में, 6%। कितनी जिंदगी है एसेट की या लीज की, 10 साल। बनाए जी, क्या बनता है 368, 368 एंट्री कर दी। अब 1 साल गुजर जाएगा पहले पूरा, 1 साल में क्या होगा, जो मेरा ROU एसेट है वो गिर के 368 माइनस 37 की डेप्रिसिएशन आएगी पहले साल, है ना, बोले 37 की डेप्रिसिएशन आएगी, तो ये गिर के रह जाएगा 331। जो मेरी लीज लाइबिलिटी है उसका मैं ईयर 1 बना लेता हूँ, ओपनिंग बैलेंस 368, इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, इंटरेस्ट एट 6%। जी बनाए जल्दी से, फौरन से बनाए। 22, अच्छा जी, फिर पैसे कितने, 50, तो क्लोजिंग बैलेंस 340। गुड, ये मेरे एसेट का क्लोजिंग बैलेंस है, ये मेरी लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, एंड ऑफ ईयर 1 पे। अब स्टार्ट ऑफ ईयर 1 पे क्या होता है, स्टार्ट ऑफ ईयर 2 पे क्या होता है, लीज लाइबिलिटी और एसेट इन दोनों में रिडक्शन आ रही है। कैसे कि 5,000 मीटर स्पेस थी, वहां से कम होके 2,500 मीटर स्पेस आ गई, ठीक है। ये किसकी रिडक्शन है, ये एसेट की रिडक्शन। सबसे पहले आप ये एंट्री करेंगे जिसको मैं कहता हूं प्रो रेटा रिड्यूस करने की एंट्री, ये करेंगे जी। आप जर्नल करेंगे, कितने % रिड्यूस हुआ है जी एसेट, बोलें कितने % रिड्यूस हुआ है, 50% रिड्यूस हुआ है। आप 50% रिड्यूस करने का जर्नल कर देंगे, ठीक है, 50% रिड्यूस करने का जर्नल कर दें जी, करें जी जर्नल एंट्री 50% रिड्यूस करने की। आप एंट्री करेंगे लाइबिलिटी डेबिट ROU एसेट क्रेडिट, देखिएगा ज़रा सब गौर से,
लाइबिलिटी 50% रिड्यूस करेंगे तो 170 से रिड्यूस होगी। ROU एसेट 50% रिड्यूस करेंगे तो 166 कह दें, क्या ख्याल है ना? 166 कह दें राउंड ऑफ करके, तो एक बैलेंसिंग नंबर बच जाएगा। स्टैंडर्ड कहता है इसे P&L पे रिकॉर्ड कर दें, राइट? स्टैंडर्ड कहता है इसे P&L में रिकॉर्ड कर दें। ये पहली चीज है जी, ये पहली एंट्री है जो आप करेंगे, ठीक। फिर एक दूसरी एंट्री आप करेंगे। अब इसके बाद होगा क्या वो भी देख लेते हैं जरा। हमारा जो एसेट है वो हो जाएगा 331 माइनस 166 इज इक्वल टू 165, और हमारी जो लाइबिलिटी है वो हो जाएगी 340 माइनस 170 इज इक्वल टू 170, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड कहता है दूसरा काम, क्या बताया मैंने दूसरा काम आपको, बताएं क्या कहा है मैंने? लाइबिलिटी को रिवाइज कर लें, रिवाइज लाइबिलिटी एट न्यू रेट, ठीक है जी। 30,000 हमने देने हैं, कितने देने हैं, कितने थाउजेंड देने हैं बताएं? 30,000 देने हैं, अच्छा जी। इंटू 1 माइनस 1.0, बोले 1.07 है, 5 है, क्या रेट नया? 05 न्यू रेट। और पीछे जिंदगी कितनी है? जिंदगी है 9 साल, 1 साल गुजर गया ना, क्योंकि लीज टर्म नहीं चेंज हुई है ना, तो 0.05, क्या ख्याल है कितना बनता है जी? जवाब क्या आता है? 213, 213। अब आपने लाइबिलिटी को 213 पे लेके जाना है, कितने पे लेके जाना है? 213 पे। क्या एंट्री करेंगे जी, जल्दी से बताएं। लाइबिलिटी कितने से बढ़ाएंगे जी? 43 से, 43 से नहीं बढ़ाएंगे, 43 से बढ़ाएंगे ना, 43 से, है ना। और डेबिट कहाँ करेंगे इसको? ROU एसेट में जाहिर है, वो भी 43 से, क्या ख्याल है? तो अब मेरी एसेट और लाइबिलिटियां कितनी क्या क्या हो जाएंगी? प्लस 43 मेरा एसेट हो जाएगा 208 का, और प्लस 43 मेरी लाइबिलिटी हो जाएगी 213 की। ये न्यू वैल्यू बन गई है मेरे एसेट और लाइबिलिटी की, क्या ख्याल है? यहां तक इसको देखें, डाइजेस्ट करें, और फिर मुझे बताएं कि अगले साल एसेट और लाइबिलिटी की आप लोग क्या अकाउंटिंग करेंगे? 260 अगले साल नहीं, इसी साल। ये स्टार्ट ऑफ ईयर 2 पे हुआ है ना सब कुछ, ये सब कुछ हुआ स्टार्ट ऑफ ईयर 2 पे। तो जरा बताएं इसी साल आप एसेट और लाइबिलिटी की क्या एंट्रियां करेंगे जी? सोच के बताएं जरा मुझे। ठीक है जी, आप लोगों ने कुछ बताई हैं कि क्या क्या एंट्री आप लोग करेंगे। एसेट जो है वो 208 है, तो 9 ईयर्स पे डेप्रीसिएट हो जाएगा, ये बन जाएगा। और लाइबिलिटी जो है अब उसकी ईयर 2 के स्टार्ट पे ओपनिंग बैलेंस होगा 213 का, उस पर इंटरेस्ट आएगा एट 5%, बैंक लेस होगा 30 का, है ना। और क्लोजिंग बैलेंस आप जो बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, मेरे ख्याल है 213 का होगा 10 होगा तकरीबन, तो 223 और 193 बन जाएगा तकरीबन, ठीक है। और ये 208 बाई 9 होगा तकरीबन 22 23, ठीक है, बस ये होगा जी, ठीक है। अगले साल की अकाउंटिंग ये होगी। इज दिस क्लियर? गुड। अच्छा, फिर आपके नोट्स में ही एक क्वेश्चन है, एग्जाम क्वेश्चन है, मैं क्विकली आपको उसकी तरफ ले जाता हूं, अगर हम उसको देख लें वेरी क्विकली। ये एग्जाम क्वेश्चन है विंटर 17 का क्वेश्चन 6। सो ये है जी विंटर 17 क्वेश्चन 6 ए पार्ट 2। ये ज़रा सब लोग देखें, पढ़ें और मुझे बताएं कि यार ये कहाँ से रिलेट करता है। इसी अपने फ्लो चार्ट में ये जो लीज टर्म की रिडक्शन के थ्रू आ रहा है, ये है
विंटर 17 का एक क्वेश्चन में हम देख रहे हैं इसको बेसिकली, जहां पे हम ये काम कर रहे हैं, है ना। हाउएवर, अच्छा इसकी अब अकाउंटिंग क्या होगी? अकाउंटिंग इसकी भी सेम यही होगी, आप प्रो रेटा रिड्यूस करें, फिर रिवाइज लाइबिलिटी को न्यू रेट पे लाएं। हाउएवर एक चीज इसमें आप समझ लें कि जो प्रो रेटा रिडक्शन होती है ना, वो यहाँ पे एसेट की मुख्तलिफ होगी और लाइबिलिटी की डिफरेंट होगी। जब थोड़ा सा याद करें और थोड़ी सी मेरे साथ ज़रा हाथ बटाइएगा कि जब एसेट डिक्रीज हुआ था तो एसेट एंड लाइबिलिटी दोनों की प्रो रेटा रिडक्शन बराबर थी, हाँ या ना? याद कराएं मुझे, है ना। 50-50% दोनों रिड्यूस हो गए थे ना। लेकिन जब लीज टर्म रिड्यूस होती है ना, तो फिर एसेट की प्रो रेटा रिडक्शन एक अलग तरीके से होती है और लाइबिलिटी की प्रो रेटा रिडक्शन जो है वो एक अलग तरीके से होती है। बस इतनी सी साइंस है, कोई बड़ी साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। और वो आपको थोड़ी समझ भी आ जाएगी कि अच्छा हाँ यार, वाकई इन दोनों की प्रो रेटा रिडक्शन अलग होनी भी अलग ही चाहिए, तरीका भी अलग ही बनता है, ठीक है। फिर हम इस सवाल को देख लेते हैं, क्विकली सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि डे 1 के ऊपर जो हमारी इनिशियली रिकॉर्ड हुई होगी, क्योंकि उसने कहा सिर्फ 30 जून 2017 बना के दो, लेकिन 30 जून 2017 के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि इनिशियली लीज रिकॉर्ड कितनी हुई होगी। तो डे 1 के ऊपर हमारी जो इनिशियली लीज रिकॉर्ड हुई होगी वो कितनी होगी, जल्दी से बताएं जी। ROU एसेट टू लीज लाइबिलिटी क्या हुआ होगा? अच्छा जी, आप में से कुछ ने बना भी लिया है, हम चेक कर लेते हैं। बुनियादी तौर पे 8 ईयर्स है और 50 मिलियन पर एनम है, ठीक है ना जी। सो 50 मिलियन इंटू 1 माइनस 1 पॉइंट रेज टू पावर -8। रेट क्या है जी शुरू में हमारा? 1 जुलाई पे 12%, है ना। तो ये आ जाएगा और ये 248 ही बनता है। नहीं जी, 248 बन गया। तो ये आपकी इनिशियल लीज की अकाउंटिंग हो गई। फिर क्या कहता है? कहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसीजन किया और उसने निगोशिएट किया लेसर के साथ और लीज कॉन्ट्रैक्ट को अमेंड कर दिया 2 साल के बाद, यानी कि 1 जुलाई 2016 पे, और ओरिजिनल लीज टर्म 8 से 6 साल रह गई, ठीक है जी। तो हम कर लेते हैं, यानी कि 2 साल तक इसकी अकाउंटिंग हमने करनी है। ROU एसेट जो है हमारा 2 साल के एंड पे कितना बनेगा? 248 माइनस 248 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 2, ये डेप्रिसिएशन होगी ना 2 सालों की। कितना बनेगा जल्दी से बताएं? 186, ठीक है ना जी। कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और लाइबिलिटी कितनी बनेगी? लाइबिलिटी टेबल बना लेते हैं। ईयर 1 2 ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। इंटरेस्ट एट 12%, बैंक क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। एक शॉर्टकट भी बता दूंगा आपको लाइबिलिटी बनाने का, फिलहाल अभी आप इससे बनाएं। 248 बनाएं जी। इंटरेस्ट क्या बनता है? 30, तो ये बन जाएगा 228, 278 और 228। 228 पे इंटरेस्ट क्या बनता है? 27, तो ये 255 और 205 हो जाएगा, ठीक है। यही 205 बनाने का एक छोटा सा शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है? सेम वही शॉर्टकट है जो हमने, जैसे हमने यहां पे शुरू में लाइबिलिटी को कंस्ट्रक्ट किया था, सेम वैसे ही हम चाहें तो हम लाइबिलिटी को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कैसे? इज इक्वल टू लाइबिलिटी वुड बी इक्वल टू इज इक्वल टू 50 इंटू 1 माइनस 1.12 रेज टू पावर -6, क्योंकि 6 साल की अब पेमेंट्स रहती हैं, डिवाइड बाय 0.12। तो अगर आप ये भी बनाएंगे तो ये 205 ही बनेगा, चेक कर लें जल्दी से। तो आप एग्जाम में इस तरह के सवालों में आई वुड प्रेफर कि आप यूं कर दें, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। क्योंकि उसको पिछले सालों के जर्नल्स से कोई लेना देना नहीं है, इसका क्या जर्नल हुआ था, इसका क्या जर्नल हुआ था, इससे उसको कोई लेना देना नहीं है, ऐसे ही है ना। उसको सिर्फ इस साल के जर्नल्स चाहिए। तो आप बेशक ये टेबल ना बनाएं, आप ज़्यादा बेहतर है जल्दी कर लें, इसको ऐसे बना लें, क्या ख्याल है ना? बोलें जी।
गुड। अच्छा, अब बात आती है प्रो रेटा रिडक्शन की, वही वाला स्टेप 1, प्रो रेटा रिड्यूस करना है जी। ठीक है जी, प्रो रेटा रिड्यूस कर लेते हैं जी, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अगर प्रो रेटा रिड्यूस करना है तो सबसे पहले तो मुझे बताएं रिडक्शन आई कितनी है, रिडक्शन आई कितनी है, जरा देख के बताते हैं मुझे। देखें जी, आपकी जो बाकी जिंदगी बची थी लीज की वो थी 4 इयर्स, नहीं सॉरी 6 इयर्स, है ना, वो थी 6 इयर्स, और अब आपने उसे कम करके कर दिया है 4 इयर्स। तो जो रिडक्शन है इसमें टेक्निकली स्पीकिंग वो है बेसिकली 33% की। हाँ या ना, पहले इस पे सोचें ज़रा, मुझे बताएं। वेरी गुड। सो बुनियादी तौर पे जो मेरी लीज है वो 6 इयर्स की रहती थी, अब वो रह गई है 4 इयर्स के पीछे। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो रिडक्शन आ रही है वो 33% है, या 1/3 रिडक्शन हो रही है, ऐसे ही है ना। एसिड को तो रिड्यूस करना बड़ा आसान है, एसिड को आप सीधा सीधा 1/3 रिड्यूस कर दें, जो भी एसिड का बैलेंस है ROU एसिड का उसको आप 1/3 रिड्यूस कर दें जी, करें जी 1/3 रिड्यूस। 1/3 ऑफ योर एसिड कितना बनता है, किधर गया मेरा एसिड, ये 186। 1/3 ऑफ माई एसिड कितना बनता है जी, 62। बिल्कुल ठीक है, 62 से आपका ROU एसिड रिड्यूस हो जाना चाहिए, क्या ख्याल है। ठीक है, पहली बात। अब बात करते हैं लाइबिलिटी की। अब क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि क्या लाइबिलिटी को भी इसी तरह 33% रिड्यूस किया जा सकता है या नहीं। लाइबिलिटी को सोचा जाए तो हाँ 33% रिड्यूस किया जा सकता है, बट उसमें एक साइंस है, जरा गौर से देखिएगा सब लोग यहाँ पे। हमने यहाँ पे इस जगह ये जो मैंने आपको यू बनवाई थी वो एक खास रीजन की वजह से बनाई थी। हमने जो 205 बनाई है लाइबिलिटी, ये ऐसे बनाई है, हाँ या ना, जो 205 की लाइबिलिटी है वो ऐसे बन रही है। अगर 6 के बजाय 4 साल पीछे रहते हो तो लाइबिलिटी कितनी बनेगी, अगर 6 के बजाय 4 साल पीछे रहते हो तो लाइबिलिटी कितनी बनेगी, 152। अब क्या 152 चलें, सेम वही एक ही बात है। अब क्या 152 और 205 से कितने कितने टाइम्स कितने परसेंट कम है, 152 205 से 1/3 कम तो नहीं है, बोले हाँ या ना। इसका और ये 6 साल की लाइबिलिटी थी, एवरीबडी वाज क्लियर, ये 4 साल की लाइबिलिटी है, एवरीबडी इज क्लियर, है ना। एसिड की अकाउंटिंग तो होती है सादी, स्ट्रेट लाइन पे, कोई परेशानी वाली अकाउंटिंग नहीं होती, है ना। लाइबिलिटी की अकाउंटिंग होती है थोड़ी सी डिफरेंट, प्रेजेंट वैल्यू पे। तो जो आप 6 साल से लाइबिलिटी को 4 साल रिड्यूस करते हैं तो वो प्रो रेटा या 1/3 कम नहीं होती, क्या ख्याल है, क्या इस बात से एग्री करते हैं। ये 1/3 नहीं है। अगर आप परसेंटेज में बनाएं कितना है, 152/205 इज व्हाट परसेंट, 26% कह रहे हैं रिडक्शन आई है। So this is a 26% reduction. This is not a 33% reduction. ठीक है ना, बात समझ आई या नहीं, लॉजिक समझ आई। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कहता है आप लाइबिलिटी को इसी तरह रिड्यूस करें, लाइबिलिटी को आप कम कर दें, 205 माइनस 152 इज 53, इतने से कम कर दें। ये जो शाहजेब का क्वेश्चन है ना, कह रहे हैं कि एसिड को भी क्या लाइबिलिटी परसेंटेज चेंज से रिड्यूस नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि आप ठीक कह रहे हो। मैं अगर स्टैंडर्ड सेट करूं और मैं अगर इसका जवाब दूं, अगर IFRS 16 को साइड पे रख के दूं, तो आई वुड से दोनों को एक ही रेट से रिड्यूस करना चाहिए, एंड आई वुड से कि दोनों को इस 26% वाले रेट से रिड्यूस करना चाहिए, आई वुड से। ठीक है, बट स्टैंडर्ड की एक अपनी इलिस्ट्रेटिव एग्जांपल है जो जो इसको कराती है। ठीक है, अब जाहिर है उस एग्जाम्पल को अगर मैं प्रैक्टिस में बैठा हूं तो मेरे लिए उस एग्जाम्पल को एग्जैक्टली फॉलो करना जरूरी नहीं है। ठीक है, मैं आई कैन मेक लॉजिकल ग्राउंड्स अगेंस्ट इट, बट आप चूंकि स्टूडेंट हो, ठीक है ना, और एज अ स्टूडेंट इसको कर रहे हो, तो आपके लिए ऑब्वियसली
उसको फॉलो करना जरूरी है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड की एक अपनी एग्जांपल है जो एग्जैक्टली इसको डील करती है, और वो कहती है एसेट को 33% से रिड्यूस करना है और लाइबिलिटी को इस तरह रिड्यूस करना है जैसे मैंने बताया। एग्जैक्टली ठीक। और लॉजिक आई थिंक उसकी बड़ी सादी है। आई एक्चुअली बाय द लॉजिक ऑफ 26%। आई लाइक द लॉजिक ऑफ 26%। ठीक है, यहां तक आसान है। ठीक है जी, तो ये होता है स्टेप 1। अब इस स्टेप 1 का जो भी रिजल्टेंट होता है, जैसे यहाँ पे P&L में एक लॉस आ जाएगा 9 का, है ना, जो भी बैलेंसिंग होता है वो लॉस में चला जाता है। दूसरा स्टेप क्या है, जैसे मैंने पिछले सवाल में भी आपको कराया था, यहाँ पे भी यही किया था ना हमने। पहले हमने प्रो रेटा रिड्यूस किया था, उसके बाद हमने रिवाइज लाइबिलिटी बनाई थी रिवाइज रेट पे। ऐसे ही है। आइए जी जरा हम रिवाइज लाइबिलिटी बना लेते हैं रिवाइज रेट पे। बनाएं जी। अब रिवाइज लाइबिलिटी क्या बनेगी हमारी? हमारा एनुअल रेंटल कितना है, जल्दी से बताएं। बाकी 4 सालों के लिए 50,000 है। अच्छा जी, हमारा डिस्काउंट रेट अब क्या हो गया लेटेस्ट इस डेट के ऊपर? 10%। तो रेस टू पावर -4 कर लेते हैं ओवर 0.10। क्या बनता है जी जवाब? 158। ठीक है जी। सो मैंने अपनी लाइबिलिटी को कहाँ लेके आना है? 158 पे। अब मैं जरा जल्दी से चेक कर लेता हूं कि मेरे ROU एसेट, मेरा एसेट और मेरी लाइबिलिटी अभी बैठे हुए कहां पे हैं। ये जरा चेक कर लेते हैं। 186 और 205, 186 और 205। 186 में से माइनस हुआ 62, 205 में से माइनस हुआ 53। ये जो ऊपर माइनस हुआ है, जो ऊपर ये रिडक्शन हुई हैं, तो ये रह गया 124 और ये रह गया 152। ठीक है जी। अब मैंने इस 152 को लेके जाना है 158 पे, तो क्या एंट्री करूं? लाइबिलिटी को क्रेडिट करूं कितने से? 6 से। ठीक है, समझ गए? ये होती है बेसिकली अकाउंटिंग। बैलेंसिंग ROU क्रेडिट बाय 28। कह रहे हैं एग्जाम्पल 7 में और यहां पे क्या डिफरेंस है प्रो रेटा रिडक्शन में? कौन बताएगा जी? एग्जाम्पल 7 में, बल्कि यहां लिख ही लेते हैं जरा साइड पे ना, इधर आसानी के लिए। एग्जाम्पल 7 में एसिड रिड्यूस हो रहा था, जो ऑफिस स्पेस थी वो 5000 स्क्वायर मीटर से गिर के 2500 स्क्वायर मीटर पे आ रही थी, और यहां पे टर्म रिड्यूस हो रही थी। जो रिमेनिंग टर्म थी, रिमेनिंग लीज टर्म थी, वो 6 ईयर से गिर के 4 ईयर्स पे आ रही थी। तो बता दें फिर क्या 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 डिफरेंस है? वहां पे हमने एक सिंपल रेशो निकाली थी 50% की, क्या ख्याल है? और हमने कहा था इतने से ही रिड्यूस हो जाएगी हमारी लाइबिलिटी भी, एसेट भी 50% से कम कर दो और लाइबिलिटी भी 50% से कम कर दो। दिस वॉज अ मोर सिंपलर थिंग टू डू, है ना। यहां पे हमने कहा कि एसेट को कम करो 2/6 से, यानी कि जितनी लीज टर्म रिड्यूस हो रही है 33% से, 33.3% से, जबकि लाइबिलिटी को इस तरह रिड्यूस ना करो। लाइबिलिटी के लिए पीवी बना के देखो कि अगर पीवी ऑफ 6 ईयर्स अगर 205 है तो पीवी ऑफ 4 ईयर्स कितनी होगी? वो हमने बना के देखी, वो बनी थी 152। तो हमने कहा लाइबिलिटी को इस प्रोपोर्शन से रिड्यूस करो जितना 152 कम है। बेसिकली 205 को 152 पे ले जाओ, ये प्रोपोर्शन बनता था कुछ 26%, राइट। तो यहाँ पे इन दोनों का प्रोपोर्शन डिफरेंट है, एक प्रोपोर्शन से दोनों रिड्यूस नहीं हो रहे। हाँ या ना? आसान है। अच्छा जी, सो हमने, अगर मैं यहाँ वापस इस टेबल पे आऊं, यहाँ पे, तो मैंने ये देख लिया जी कि मेरी तकरीबन सारी जो हैं वो टाइप्स एड्रेस हो गई हैं, तकरीबन सारी। देख रहे हैं, सिवाय दो के। एक ये और एक ये, है ना।
यानी कि ऐसा इंक्रीज इन स्कोप जो न्यू लीज रिप्रेजेंट करे, और ऐसा इंक्रीज इन स्कोप जो सेम एसेट के अंदर इंक्रीज हो, लेकिन वो सेम लीज रिप्रेजेंट करे। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स डायरेक्टली आपके नोट्स में नहीं है, मैं क्विक एग्जांपल्स आपको बना के देता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ सके। ऑलराइट, सो फर्स्ट एग्जांपल ये है कि आपके पास यू हैव 1000 स्क्वायर मीटर स्पेस इन अ बिल्डिंग। ठीक है जी, जो आपने 1 जनवरी 2019 को लीज की थी। ठीक है, लीज टर्म जो थी इसकी, वो लीज टर्म जो थी वो 5 इयर्स थी। ठीक है, जो इसके रेंटल्स हैं, एनुअल रेंटल्स वो हैं 10 मिलियन पर एनम इन एरियर्स में पे करते हैं आप। ठीक है जी, आपका जो IBR था, IBR ऑन 1 Jan 2019 वो था 11%। ठीक है जी, फिर क्या हुआ 1 जनवरी 2020 को आपने लीज में मॉडिफिकेशन की। ठीक है, मॉडिफिकेशन क्या की आपने? मॉडिफिकेशन ये की कि आपने एडिशनल 500 स्क्वायर मीटर स्पेस ली। ठीक है जी, इस एडिशनल 500 स्क्वायर मीटर स्पेस का जो स्टैंडअलोन मार्केट रेंट था वो था, मार्केट में अगर इसको दिया जाता तो ये जाता 6 मिलियन पर एनम पे। और ये किस दिन मुय्यन, किस डेट पे डिटरमिन होगा? 1 जनवरी 2020 पे डिटरमिन हो रहा है कि इसका जो, अगर मार्केट में इसको दिया जाता तो दिया जाता 6 मिलियन पर एनम पे। लेकिन चूंकि हम उसके मौजूदा लेसी थे और उससे हम इतनी बड़ी लीज हमने ऑलरेडी ली हुई थी, तो उसने जो हमें चार्ज किया वो चार्ज किया, फर्ज करें 5 मिलियन पर एनम। उसने कहा जी 5 मिलियन पर एनम जो है वो आपसे मैं चार्ज करूंगा। बात समझ आ गई? ठीक है जी, यहां तक एनी कंफ्यूजन्स अनटिल हियर? इस दिन 1 जनवरी 2020 पे, इस दिन हमारा जो IBR था वो था 10.5%। ठीक है जी, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है आपसे, आपके ख्याल में ये वो जो 2 कैटेगरीज हैं उनमें से कहां फॉल करता है जी? बताएं, आपके ख्याल में ये जो 2 कैटेगरीज हैं उनमें से कहां फॉल करता है? क्या ये एक न्यू लीज है या ये एग्जिस्टिंग लीज में एडिशन है? यानी कि क्या ये, जल्दी से मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पे क्या आपके ख्याल में, एम ही एक ब्लाइंड तुक्का है, ये यहाँ फॉल करता है या यहाँ फॉल करता है? रजा साहब कह रहे हैं यहाँ फॉल करता है। आफाक, अच्छा मिक्स ओपिनियन है, मिक्स बैग है। कुछ लोग कह रहे हैं इधर करता है, कुछ लोग कह रहे हैं जी उधर करता है। मैं आपको जवाब दे देता हूँ, ये यहाँ फॉल करता है जी। इसको कह देते हैं क्लास एग्जाम्पल 1। ये यहाँ फॉल करता है। ठीक है, सो ये जो हमने इंक्रीज किया है ये सेम लीज में इंक्रीज इन स्कोप है। अच्छा, क्यों यहाँ फॉल करता है, क्या तो क्या वहां क्यों फॉल नहीं करता? थोड़ी देर में समझ आ जाएगी, परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी, थोड़ी देर में समझ आ जाएगी। ठीक, अच्छा जी, आ जाएं जी फिर सवाल पे। अब चूंकि यहाँ फॉल करता है तो इसकी अकाउंटिंग सेम यही वाली होगी जो मैंने आपको एक्सरसाइज 6 में अकाउंटिंग कराई थी। याद है ना, एक्सरसाइज 6 में अकाउंटिंग क्या कराई थी? हम रिवाइज लीज रिकॉर्ड कर रहे थे
न्यू रेट पे, है ना। तो इसकी सेम वही वाली अकाउंटिंग होगी इसकी भी, ठीक है। आप रिवाइज लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लेंगे न्यू रेट के ऊपर, ठीक है। आइए जी जरा वेरी क्विकली देख लेते हैं कैसे रिकॉर्ड होगी जी। यहाँ पे इसको हम कह देते हैं जी क्लास एग्जाम्पल 1, और यहाँ पे पहले हम डे 1 पे 1 जनवरी 2019 पे जल्दी से मुझे लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड करवाएं, कितनी बनती है। ROU एसेट टू लाइबिलिटी कितनी बनती है, जल्दी से बताएं फौरन से। 37 ऐसे बनाई होगी आप लोगों ने, ये है जी 10 इंटू 1 माइनस 1.11 रेज टू पावर -5 ओवर 0.11, जवाब आ रहा है 37। बेहतरीन, एक्सेलेंट, ठीक है जी। अच्छा, फिर एक साल के बाद ROU एसेट कितना रह गया होगा, जल्दी से बताएं। एक साल डेप्रिसिएट हुआ होगा ना ROU एसेट, एक साल के बाद इसलिए कह रहा हूँ कि 1 जनवरी 2020 कितने साल के बाद है, लीज के एक साल के बाद, है ना। तो ROU एसेट कितना रह गया होगा, ROU एसेट रह गया होगा 37 इंटू 4/5 बराबर होता है 30 के, आप कह रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, लाइबिलिटी कितनी बनेगी एक साल के बाद, मैंने कहा इसका टेबल शेबल अब आपको बनाने की जरूरत नहीं है, अब आप इसी लॉजिक पे चला करें। 10 इंटू 1 माइनस 1.11 रेज टू पावर -4 ओवर 0.11, ऐसे ही है ना। पहले साल अगर लाइबिलिटी इतनी थी तो पहले साल के एंड पे लाइबिलिटी इतनी हो जाएगी, क्या ख्याल है कितनी बनती है, बनाए जी 31, लेंगे लाइबिलिटी बन गई 31, बेहतरीन, है ना। सिंपल प्रेजेंट वैल्यू किया और तो कुछ भी नहीं किया, है ना। सो पहले साल के एंड पे मेरा एसेट 30 है, लाइबिलिटी 31 है। अच्छा जी, अब क्या करें, रिवाइज कर लें, बिल्कुल। आइए जी लाइबिलिटी रिवाइज करते हैं, रिवाइज लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी है। अच्छा जी, अब रिवाइज मुझे बताएं लीज रेंटल कितना है, 15 मिलियन है। पीछे साल कितने रहते हैं, 4 साल रहते हैं। रिवाइज डिस्काउंट रेट क्या है, 10.5% है। इस दिन डिस्काउंट रेट क्या है, जिस दिन ये सारा चेंज हुआ है, 10.5% है। तो क्या बनती है जी रिवाइज लाइबिलिटी, जल्दी से। 47। आपकी मौजूदा लाइबिलिटी 31, आपने उसे लेके जाना है 47 पे, क्या एंट्री करें जी फिर, बोलें जी क्या एंट्री करें, जल्दी से बोलें क्या एंट्री करें जी। बिल्कुल ठीक है, ROU एसेट टू लाइबिलिटी, बिल्कुल ये सिखाई हुई एंट्री मैंने आपको एग्जैक्टली 16 से, क्योंकि लाइबिलिटी को मैंने कहाँ लेके जाना है 47 पे। अब इससे क्या होगा, इससे मेरी लाइबिलिटी 31 + 16 इज इक्वल टू 47 हो जाएगी, और मेरा एसेट क्या हो जाएगा 30 + 16 इज इक्वल टू 46। इज दिस अंडरस्टूड, इज दिस क्लियर, बोलें। वेरी गुड, वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक है। सो एक ये एग्जांपल थी, ठीक है जी। अब एक और एग्जांपल आपको कराता हूं, इसे कहते हैं क्लास एग्जांपल 2, क्लास एग्जांपल 2। अच्छा, ये क्या एग्जांपल है, आपने एक 2 स्टोरी बिल्डिंग ली हुई है, 2 स्टोरी बिल्डिंग रेंट पे, वही आपने 1 जनवरी 2019 पे ली थी, वही वाले सारी साइंस लगाते हैं, 1 जनवरी 2019 पे ली थी, और आपने ली थी 5 ईयर्स के लिए ली थी, आपने 10 मिलियन पर एनम पे करते मतलब का रेंटल एग्री किया था, और आपका जो रेट था IBR था उस वक्त वो से 11% था, वही वाली सारी स्टोरी लगाते हैं जो पिछली एग्जांपल में थी, ठीक है। आपने 1 जनवरी 2020 पे क्या किया, आपने लीज एग्रीमेंट मॉडिफाई कर लिया, मॉडिफिकेशन कर ली लीज में। अच्छा जी, उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि 1 स्टोरी आपने ऐड कर ली, 1 स्टोरी एडेड। अच्छा जी, फिर ये जो 1 स्टोरी आपने ऐड की, इसकी फेयर वैल्यू रेंटल या मार्केट रेंटल, स्टैंडअलोन मार्केट रेंटल बनता था स्टैंडअलोन मार्केट रेंटल बनता था 6 मिलियन। आपको उसने 6 मिलियन पे दिया, उसने कहा यार आपने 6 मिलियन देना, अच्छी बात है, वरना मेरे पास और बड़े लेने वाले हैं किराए पे, ठीक है ना, तो मैं तुम्हें क्यों कोई डिस्काउंट दूं।
उसने आपको 6 मिलियन पे ही दिया। अच्छा जी, ओके। इसका मतलब है आज से आपका जो रेंटल है वो कितना हो जाएगा? 16 मिलियन। ठीक है जी, ओके। आपका इस डेट पे आईबीआर क्या था? आईबीआर था 10.5%। ओके फाइन। अब आप मुझे बताएं इसमें और पिछली मिसाल में क्या फर्क है? एक तो आई थिंक बड़ा क्लियर फर्क है और वो आप सबको वाजे होगा, और मेरा मेरे मेरे नज़दीक सबसे जो बड़ा फर्क है जो स्टैंडर्ड बताता है, स्टैंडर्ड एक्चुअली दो फर्क बताता है। स्टैंडर्ड कहता है अगर लीज के स्कोप में इंक्रीज हो रहा हो, जरा गौर से सुनिएगा, लीज स्कोप इंक्रीज हो रहा हो और वो इंक्रीज एसिड के इंक्रीज की थ्रू हो रहा हो, तो इसमें दो सूरतें हो सकती हैं। क्या? नंबर वन तो ये कि एक एडिशनल एसिड उसमें ऐड किया जाए, मोर एसिड उसमें ऐड किया जाए, उसी पुराने एसिड को फॉर एग्जांपल अपग्रेड कर देना, ये काफी नहीं होगा। एडिशनल एसिड उसमें ऐड किया जाए। और दूसरा ये कि जो रेंटल चार्ज किए जाएं वो स्टैंड अलोन फेयर मार्केट रेंटल हो। उसमें स्टैंडर्ड कहता है स्टैंड अलोन, ये क्या हो गया भाई, स्टैंड अलोन मार्केट रेंटल। उसमें स्टैंडर्ड कहता है इनमें एडजस्टमेंट हो सकती है, कैन बी एडजस्टेड, बट सिर्फ तब जब कोई स्पेसिफिक सूरत हाल हो। जैसे फॉर एग्जांपल, वैसे तो जी ये जो है ये जो बिल्डिंग है ये जाती है से 6 मिलियन के रेंट पे, लेकिन आजकल चूंकि इसके बाहर मेट्रो बन रही है तो ये जा रही है 4 मिलियन के रेंट पे। ठीक है, तो 4 मिलियन वुड बी स्टैंड अलोन मार्केट रेंटल। तो स्टैंडर्ड कहता है कोई एडजस्टमेंट हो सकती है बट वो सर्कमस्टांशियल होनी चाहिए। ठीक है, वो सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करनी चाहिए। ठीक, सो पहली चीज ये कि एडिशनल एसेट दिया जाए, दूसरा ये कि रेंटल जो है वो स्टैंड अलोन मार्केट रेंटल के बराबर हो। अगर ऐसा हो तो स्टैंडर्ड क्या कहता है, ये क्या है, ये न्यू लीज है। ये क्या है, ये न्यू लीज है। और अगर ऐसा ना हो, ये कंडीशन या इनमें से कोई एक या दोनों मीट नहीं हो रही, तो ये क्या है, बोले? ये सेम लीज है। बात समझ आ रही है? अब आपके जो एग्जाम्पल है उसमें बेसिकली फर्क क्या था, इसका फर्क था। और मेरा ख्याल है मेरे नजदीक ज्यादा जो जहां पे फर्क होगा वो होगा बीसी का फर्क। ठीक है, स्टैंड अलोन मार्केट रेंटल पे हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ आप एक मिसाल में हमें स्टैंड अलोन मार्केट वैल्यू रेंटल पे मिला है और एक में हमें नहीं मिला। ठीक है, तो अब आप मुझे खुद ही बता दें ये जो एग्जाम्पल 2 है, ठीक है, नहीं डिक्रीज के केस में न्यू लीज नहीं हो सकती जी। फुरकान का क्वेश्चन सुन पढ़ लें और मेरा जवाब सुन लें जी। ठीक है, अच्छा जी। सो ये जो स्टैंड अलोन, ये जो सॉरी क्लास एग्जाम्पल 2 है, ये कहाँ फॉल करती है फिर? अगर मैं जल्दी से उस टेबल को अब कंप्लीट ही कर लूँ तो ये जो मेरी क्लास एग्जाम्पल 2 है वो यहां फॉल करती है। क्लास एग्जाम्पल 2, ठीक है जी, क्लास एग्जाम्पल 1 यहां फॉल की थी। डन। अच्छा, अब न्यू लीज का ट्रीटमेंट मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल ये न्यू लीज है तो न्यू लीज का मतलब है अलग से उसका ट्रीटमेंट कर दो, उसका कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस ट्रीटमेंट नहीं है। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ उसका क्या ट्रीटमेंट है, बहुत ही आसान है। पहले तो मुझे बताइए जो भी एग्जिस्टिंग लीज चल रही है इसका क्या, इसकी क्या एंट्री हुई होगी शुरू में, जल्दी से बताएं। जो भी एग्जिस्टिंग लीज चल रही है उसकी क्या एंट्री हुई होगी 1 जनवरी 2019 पे? ROU एसेट टू लीज लाइबिलिटी 37 से, है ना, वो पिछले सवाल वाली। ठीक है, और ये चलती रहेगी ऐसे ही, एसेट अपना सफर तय करता रहेगा और लाइबिलिटी अपना सफर तय करती रहेगी, आपको पता ही है। 1 जनवरी 2020 पे हम एक और नई लाइबिलिटी, एक और नई लीज रिकॉर्ड कर लेंगे जिसका पिछली इस वाली लीज से कोई ताल्लुक नहीं होगा, नो ताल्लुक, नो रिलेशन, इससे कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये एक नई लीज आ जाएगी, ROU एसेट टू लाइबिलिटी। अच्छा जी, इसकी क्या एंट्री होगी? बड़ी सादी सी है, 6 मिलियन है, 4 साल है,
10.5% रेट है, बना लेते हैं। 6 मिलियन है, 10.5% रेट है, 4 साल है, बनाए जी 19, ये आ जाएगी ROU एसेट टू लाइबिलिटी 19। अब ये अपनी अलग से जर्नी 4 साल की तय करेगी, इसकी अपनी जर्नी होगी, उसकी अपनी जर्नी होगी 5 ईयर्स की, दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होगा। बात समझ आ गई या नहीं? इज इट क्लियर? इसके बाद अब इंशाल्लाह आपका जो चेंजेस टू लीज है फ्रॉम अ लेसी पर्सपेक्टिव, कुछ भी नहीं रह जाता पीछे। एग्जामिनर ने इसमें से बहुत कम टेस्ट किया हुआ आज तक, वो इंशाल्लाह आप कुछ भी टेस्ट करेगा तो अल्लाह के फजल से आपको कोई इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी, अगर आप ये सफ़ा याद रखेंगे तो, जो आपके सामने खुला हुआ है। ठीक है जी, दैट्स इट।